हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखदपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वी हैव लॉस्ट आवर आयरन मैन ऑफ इंडिया, रतन टाटा जी। उनको हम खो चुके हैं और आपको अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि उनको हमने जो है वो खो दिया है। और वो अभी 2 दिन से एडमिट चल रहे थे हॉस्पिटल में। उन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था कि आप सब लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सही हूं। बट सडनली उनकी जो है वो डिमाइस हो चुका है। तो चलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, और किस तरीके से जो है वो उन्होंने हमारे इंडिया को क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके रहे हैं, वो सब हम देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आज जब ये न्यूज आई कि वी हैव लॉस्ट द वन ऑफ आवर जेम्स, तो काफी आपको पता है कि ये काफी बड़ी न्यूज है ना। मेनी ऑफ द स्टेट्स आर ट्राइंग टू से कि इनके लिए हमको जो है वो एक दिन का जो है राजकीय शोक भी रखना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा जैसे ना तो कोई थे और ना ही मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे पर्सन या फिर आप बोल सकते हो कि एक पर्सनालिटी होने वाली है। क्योंकि जिस तरह का उनका स्वभाव था, हर तरीके से वो एक बिजनेसमैन तो थे, बट वो एक कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग नहीं रखते थे। उनके मन में था कि मैं अगर कुछ अर्न कर रहा हूं, अगर कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूं, तो कितने ज्यादा परसेंटेज लेवल पे मैं लोगों की भलाई के लिए सोच पाऊं। तो वो वेलफेयर ज्यादा सोचते थे लोगों के बारे में। तो आप कटआउट देख पा रहे हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, हर एक न्यूज़पेपर ने जो है वो इस न्यूज को कवर किया है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि उनका जो जन्म है वो हुआ था बॉम्बे में, और उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। ठीक है, अब उनके जब आप बोल सकते हो जब उनकी फैमिली जो थी वो उस टाइम पे भी काफी आप बोल सकते हो कि बहुत ही रिच फैमिली में उनका जो है वो बर्थ हुआ था। आपको पता है कि जो टाटा स्टील वगैरह जो है वो बहुत पुराना एक बोल सकते हो आपकी फर्म रह चुका है, बहुत पुरानी बिजनेस कंपनी है वो, है ना। तो उस कंपनी में उनका जो है वो बर्थ होता है, और एट द एज ऑफ 10 उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाता है, और उनकी जो अपब्रिंगिंग है उनकी ग्रैंड मदर ने करी थी। तो आप बोल सकते हो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था कि वो काफी डाउन टू अर्थ भी थे, क्योंकि उनका जो रिलेशन था अपनी दादी के साथ वो काफी क्लोज था। ठीक है, उसके बाद अगर हम उनके एकेडमिक करियर के बारे में आगे जानने की कोशिश करें, तो उन्होंने जो है वो आर्किटेक्चर की डिग्री करी थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। ओके, उसके बाद उन्होंने एक मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। इस प्रोग्राम के अंडर उनको काफी इंसाइट्स मिले दैट हाउ टू रन अ बिजनेस। ओके, और यहां से उन्होंने काफी क्वालिटीज गेन करी एक लीडरशिप की। बिकॉज आपको पता है कि कोई भी कोर्स आप करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो जो आप आगे जाके जो भी उन्होंने लीडरशिप जो प्रोवाइड करी है टाटा इंडस्ट्रीज को, वो उनको कहीं ना कहीं उसकी जो मदद है वो इस मैनेजमेंट प्रोग्राम से मिली थी। ओके, अब हम देख रहे हैं कि उनकी एंट्री होती है टाटा ग्रुप में इन 1961 एज एन असिस्टेंट। तो आप खुद सोच के देखिए कि बीइंग द हेड, मतलब उनको कोई भी बोल नहीं सकता था कि अगर उनको चेयरमैन बना दिया जाता, सीईओ बना दिया जाता, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि आपने ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली इनको क्यों बना दिया। बट उसके बावजूद उनकी जब एंट्री हुई है इस फर्म में, उनकी खुद की फैमिली की फर्म में, तभी भी उन्होंने एक असिस्टेंट की तरह उसमें ज्वाइन किया, जिससे हमको यह पता चलता है कि उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करने का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो मिला वहां पे उनको। क्योंकि उन्होंने अपने साथ के जितने भी वर्कर्स थे उनके साथ काम किया, है ना। ऐसा नहीं कि वो पहले ही दिन आए और पहले ही दिन वो सीईओ के एक चेयरमैन एक ग्रुप में जाके बैठ गए और उनको एक सेपरेट कैबिन मिल गया। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उनका नेचर इस वजह से भी काफी जो है वो डाउन टू अर्थ था, और वो काफी अपने कंपनी के वर्कर्स से जुड़े हुए थे। और ये बहुत न्यूज आती है कि जो सर रतन टाटा थे उनको काफी चीजें, मतलब हर एक अपने एम्प्लॉय के बारे में जानकारी थी, वो हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली जानते थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ओके, देन चेयरमैनशिप जब उन्होंने ज्वाइन किया 1961 में, फिर 1991 में वो चेयरमैन बने टाटा ग्रुप के। और उसके बाद आप देखोगे उनकी लीडरशिप के अंदर
इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, उन्होंने एक नए ही मुकाम पे इस इंडस्ट्रीज को लाकर खड़ा कर दिया। जो कि आज हम टाटा देख रहे हैं, तो उसका जो इनिशियल स्टेज था ग्रोइंग का, वो इन्होंने ही डेवलप किया था, राइट? ओके, underwent a significant transformation, expanding its global footprint and diversifying into various industries. उसके बाद global recognition इसमें मिलना चालू हुआ। कैसे? तो मैं आपको एक इसमें एग्जांपल देती हूं कि आपको सबको जैगवार के बारे में पता होगा। जैगवार एक बहुत ही ब्रांडेड लग्जूरियस कार है। तो जब जैगवार को बोला गया कि ठीक है, इन्होंने ही बोला कि आप जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि इंडिया में है काफी अच्छी पॉपुलेशन है और आपको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में और यूके की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन्होंने बोला। तो जैगवार के जो मैनेजमेंट हेड थे, उन्होंने ये बोला कि हम इसीलिए वहां पर यूनिट नहीं डाल सकते या फिर हम इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास है इंडिया की, वो जैगवार अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये जो स्टेटमेंट था, कहीं ना कहीं इनको लगा कि ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हो मेरे ही देशवासियों के बारे में, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? और फिर ये तो इनको वैसे भी आपको पता है कि अपने देशवासियों से काफी प्यार है ना, काफी प्रेम भावना ये रखते हैं। तो इन्होंने जैगवार को ही एक्वायर कर लिया। आप खुद सोचिए, इतना रिमार्केबल अचीवमेंट कि जिस कंपनी के हेड ने इनको बोला है कि आपके देश के वासी हमारी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने उसी कंपनी की एक्विजिशन पा ली है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इन्होंने अचीवमेंट पाई और इन्होंने एक तरीके से उनको ही एक तरीके से बोला कि कमेंट किया एक तरीके से कि ठीक है, आपने बोला था ना, तो लो मैंने आपको ही खरीद लिया। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने टेटली, कोरस और जैगवार के साथ काफी यूके की कंपनीज को जो है वो एक्वायर किया है, राइट? सो दिस वाज आल्सो वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। ओके, नाउ माइलस्टोन्स इन ऑटोमेटिव एंड बियॉन्ड। तो आपको पता है कि टाटा मोटर्स एक बहुत ही जाना माना नाम है और एक ट्रस्टेबल ब्रांड है। टाटा आजकल हर जगह, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक आप बोल सकते हो कि हर एक एरिया में जो है वो अपने कदम रख चुके हैं। और सबसे पहले जो वो आए थे, तो वो आए थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और जो टाटा इंडिका है, दैट वाज द फर्स्ट इंडिजीनियस पैसेंजर कार। आप खुद सोच सकते हो, हमारे ही इंडिया में बनी हुई एक पहली कार वो थी टाटा इंडिका, ठीक है, जो कि टाटा ने बनाई थी और ये 1998 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो एक तरीका का रेवोल्यूशन था एक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ओके, देन VSNL एक्विजिशन, ये इन्होंने जो है वो किया 2002 में, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और इसको एक्वायर करने के बाद जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो एक तरीके का बहुत ही इवॉल्वमेंट आया है, वो भी टाटा की वजह से ही आया है। काफी चीजें इवॉल्व हुई हैं और फिर टेलीकम्युनिकेशन में भी उन्होंने काफी हद तक जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट लेकर आए और काफी अच्छे अच्छे हमें आगे जाके ऐसे दिखे भी उसके इंपैक्ट की हम जो है उससे बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट टाटा नैनो। अब सब इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि टाटा नैनो जो है वो एक मिडिल क्लास के लिए कार है और टाटा नैनो जो है वो इन्होंने लॉन्च करी थी ₹1 लाख में। वो कार जो है वो हम लोग सब खरीद सकते थे। उसके पीछे का जो भी इनका पर्सपेक्टिव था वो भी काफी आप बोल सकोगे कि वो भी वेलफेयर बेसिस पे ही था, क्योंकि इनको लगता था कि इंडिया में जितने भी लोग हैं मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हर कोई मिडिल क्लास जो है वो एक एक्सपेंसिव कार अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हर एक मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम भी होता है टू ओन अ कार। तो एक वो थॉट से ये आए कि ठीक है, मैं ऐसी कार लॉन्च करूंगा जो मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर पाए और उनका ये ड्रीम भी पूरा हो पाए। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके की इनकी थिंकिंग है कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद इनका जो पर्सपेक्टिव है या फिर इनका जो काम करने का तरीका है, ये अपना प्रॉफिट ना देखते हुए ये लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लोगों के वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वरना कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा कि अपने लोगों के ड्रीम के बारे में सोचेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट फिलैंथ्रोपी एंड अवार्ड्स। तो आपको पता है दैट सर रतन टाटा वाज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट? उनको बहुत अच्छा लगता था लोगों के लिए काम करना। लोगों के हिसाब से मतलब आप बोल सकते हो कि लोगों के साथ साथ वो एनिमल्स के लिए भी काम करते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी हमने सर रतन टाटा को अगर ऐसे एक्नॉलेज किया या फिर हमने कहीं भी देखा है तो वो मोस्टली बहुत बार अपने जो है वो 2 डॉग्स के साथ जो है वो
देखे गए हैं और ये बोला जाता है कि वो जहां भी जाते हैं वो अपने पेट्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इससे जो उनका एनिमल लव है ये भी हमको दिखता है। और रिसेंटली अभी अगर आप बोलोगे कि अगर हम उनका बोलें कि लास्ट ऐसा काम जो उन्होंने वेलफेयर के लिए किया हो तो वो एक एनिमल हॉस्पिटल ही है जो रिसेंटली अभी 1 जुलाई 2024 को ओपन हुआ है। और वहां पे टॉप नॉच फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल जहां से क्योर हो पाए सारे एनिमल्स की और उनके डिजीजेस के बारे में जो है वो काम हो पाए। और हमको ये भी पता है कि बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर एक्टिविटीज में और काफी ऐसे एरियाज में उनके काम हैं जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए करे हैं। एक फ्री कैंसर हॉस्पिटल भी वो रन करते हैं जो कि मुंबई में है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसी चीजें जो हर कोई बिजनेसमैन के बस की बात नहीं होती वो इन्होंने करी है। कोविड में भी काफी उन्होंने ₹500 करोड़ का जो है वो एक डोनेशन दिया था लोगों के लिए। उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हमारी जनता जो है अफेक्टेड है कोविड से, अगर हमारी जनता इस जो पेंडेमिक है उससे नहीं जूझ पा रही है तो उन्होंने उनका जितना हो पा रहा था मतलब उनके बस का जितना था उन्होंने सपोर्ट किया। राइट, ओके। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एंड कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस। उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायर होते हैं इन 2012। और उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उनका काम रुकता नहीं है। वो अभी भी जुड़े रहते हैं कंपनी से, कंपनी की क्या वेलफेयर एक्टिविटीज हैं वो कंसिस्टेंटली वो गाइड करते हैं, कंसिस्टेंटली वो एक पाथ बताते हैं कि ठीक है इस तरीके से आपको मूव करना है और क्या वेलफेयर एक्टिविटीज भी आपको करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो देखिए, बहुत लोगों को ऐसा अनुमान था कि उनको जो है वो भारत रत्न मिला है, बट ऐसा नहीं है। सर रतन टाटा जी को भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। ऑल्दो अभी ये न्यूज आने के बाद बहुत ऐसी जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह, वो बोल रहे हैं कि उनको भारत रत्न जो वो है वो दिया जाना चाहिए एंड डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनको जो है वो पद्म भूषण उनको मिल चुका है इन द ईयर 2000 और उनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है इन द ईयर 2008। सो ये जो है वो जानकारी हमने देखी रतन टाटा जी के बारे में। और डेफिनेटली आज का दिन जो है वो हर एक भारतीय को याद रहेगा। आप देख सकते हो कि सारे ही जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं इंडिया की, उन सब ने इस बारे में ट्वीट किया है। आप देख लीजिए, अमित शाह हैं यहाँ पे, आनंद महिंद्रा हैं, द ओनर ऑफ महिंद्रा, एंड गौतम अडानी हैं, राहुल गांधी हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो सबने ही कमेंट किया है, सबने ही आप बोल सकते हैं ट्वीट किया है और उनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसको एक्नॉलेज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उन्होंने इंडिया के लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता था। टुडे वी लॉस्ट वन ऑफ आवर जेम एंड डेफिनेटली द मैन विथ नो हेटर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। रतन टाटा जी के बारे में मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी, उनके बारे में जाना हमने कि किस तरीके से उनका एकेडमिक करियर था, क्या उनकी अर्ली लाइफ थी और किस तरीके से उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतना ऊंचाई पर पहुंचाया। टिल देन आप पढ़ते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। जय हिंद, जय भारत।